हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और डिफरेंट ईयर्स के मेनी प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है दिसंबर 2018 का पेपर। यहाँ से आप जानते हैं कि ऑनलाइन हो गया था, तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन के आएंगे और उसको एज यूजुअली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन वन पार्ट में एंड लास्ट पार्ट में रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो चलते हैं, क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा, पढ़ेंगे तो, देखेंगे तो। और निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि जो लोग प्रीवियस पेपर देख रहे हैं लगातार और जो मैं क्रक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको केवल ध्यान रखें तो उनका ईजिली नेट हो सकता है। ईजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट लोग जिस वर्ष का पेपर देने वाले हैं उससे जस्ट पहले वाला देख रहे हैं, जबकि मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें हार्ड होती हैं। तो इसलिए थोड़ा स्लो रहिए, लेकिन शुरुआत से देखिए। इससे क्या होगा, धीरे हार्ड होते होते तो लगेगा कि नहीं, चीज़ें कुछ पहले पता थी, कुछ बाद में पता हुई, इसलिए ईजी है। लेकिन डायरेक्ट आप 2024 में चले जाएंगे, 2023 में चले जाएंगे, तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ये जो अभी पेपर हुआ है डायरेक्ट वहीं देख लेंगे तो और तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है, स्लो करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2018 का। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्डिनल अप्रोच एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशंस हैं? देखिए, कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दिया गया है। ओके, और ऑर्डिनल अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है? ऑर्डिनल अप्रोच हिग्स और हेलन, हिग्स और एलन के द्वारा दिया गया है ऑर्डिनल अप्रोच। पूछा जा रहा है कि कार्डिनल अप्रोच का माप जो किया जाता है यूटिलिटी का, उसका क्या एजम्पशंस है? यूटिलिटी इज द मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ कार्डिनल, सही है। कांस्टेंट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, कांस्टेंट होती है। यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंस गुड्स आर इंडिपेंडेंट, तो यूटिलिटीज के डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होती हैं। ओके, इंटरडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट, सॉरी, इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये सही हो जाता है। और गोशन फर्स्ट ला ये भी काम करता था। ये एक थर्ड वाला हटा देना है और सब सही है, राइट। मीन्स 1, 2 और 4 सही है और गलत है। नेक्स्ट है, देखिए ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। म्यूनिसिपल वैल्यू 1,50,000, फेयर रेंट 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000, एक्चुअल रेंट 20,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ओनर 20%, अनरियलाइज रेंट 40%। ओके, 40%, सॉरी 40,000। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करिए। सिंपल सा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, यहाँ पर लिखिए रेंट रिसीव्ड। ओके, कितना होगा? जानते हैं कि 20,000 रुपये पर मंथ है, 12 महीने कितना हो जाएगा? 2,40,000। ओके, लेस करिए, लेस। ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। वैकेंट पीरियड, वैकेंट पीरियड नील है, नहीं दिया है तो नील लिख दीजिए। सेकेंड, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 40,000, तो 40,000 नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड पे म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। तो 1,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 30,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना करेंगे? 30,000। ओके, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 1,70,000। आगे ये क्या है? कुछ नहीं दिया है तो एनुअल वैल्यू है। ओके, एनुअल वैल्यू है और यही रहेगा भी। कोई क्वेश्चन आएगा इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना, 3 ही माइनस होती हैं, इसको ध्यान रखना है। अगर बोलता कि 2 महीने का खाली रहा, 2 महीने खाली का कितना हो जाता?
20 इंटू 2 40,000 रुपये और लिख देते हैं। 3 महीने बोलता है, 3 में 60,000 रुपये लिख देते हैं, उसको भी माइनस कर देते हैं। ये कर सकते हैं। और म्यूनसिपल टैक्स, अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट पूछा था कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, अगर पूछ देता है कि हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम कितनी होगी, जैसे यहाँ पर लिखता कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या करते, अब इसमें से क्या करते हैं, लेस फिर करते हैं। लेस क्या करते हैं, फर्स्ट रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर 30% इसका एनुअल वैल्यू का 1,70,000 का, तो कितना आ जाएगा, 51,000। ओके, अब सेकेंड का क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नील है, माइनस कर दीजिए। यही होगा भी, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो मैं लिख दिया समझिए उतना ही है, नहीं तो मैं क्यों लिखता, ये यही होता है। उसके वजह क्या कर लेंगे, 1,00,000 कितना आ जाएगा, 19,000। ओके, ये क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये देखिए क्वेश्चन पूरा कैलकुलेट हो गया। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एसेसमेंट लेवल असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, ए टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड स्किल रिक्वायरमेंट हैव बीन मेड ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है और जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सही बात है कि हमेशा संगठन को खोजते रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल क्या चेंज आ रहा है, उसकी स्किल का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट टाइम स्किल क्या जरूरत है, ये होना चाहिए, राइट। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट टेक्नोलॉजिकल चेंज रिक्वायर्स ए ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल एंड हायर एवरेज स्किल ऑफ द वर्कर्स। तो जो न्यू क्लासिकल है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज को बताता है ब्रॉडर सेंस में, स्किल एंड हायर एवरेज स्किल फ्रॉम द वर्कर की स्किल हाई होनी चाहिए। ये दोनों सही है, राइट, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट। सॉरी नॉट नहीं, ये वाला डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कौन फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है, आरटीजीएस, नेफ्ट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ए सर्टेन डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इश्यू ऑफ लेटर क्रेडिट, ये नहीं है, राइट। क्योंकि ये कब होता है, जब इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्टर के जो बिजनेसमैन है, इंपोर्टर बिजनेसमैन, वो बाहर वाला मतलब यूएसए को देगा। जैसे मान लीजिए आईफोन मंगाना है, आईफोन, ओके, तो आईफोन के लिए मंगाएंगे, तो आईफोन वाला क्यों देगा इनको, हो सकता है इनको ना जानता हो, तो कहेगा देखिए आप एक हमको एलओसी दे दीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एलओसी मान लीजिए एसबीआई के यहाँ जाएगा, ये बिजनेसमैन एक्स कोई बिजनेसमैन है, जाएगा एसबीआई के पास और बोलेगा हमको एक एलओसी दे दीजिए। एलओसी का लेटर, जो लेटर है वो दे देगा इसको, ये इसको गुड्स ट्रांसफर कर देगा। इस एलओसी का क्या मतलब है कि एसबीआई बोल रहा है कि आप इनको, यूएसए के बिजनेसमैन को, कि आप इनको गुड्स दे दीजिए, अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम करेंगे, एसबीआई करेगा। ओके, तो एसबीआई को तो जानता है, ओके, क्योंकि बैंक के बारे में तो वर्ल्ड पूरा जानता है ना कि एसबीआई है, पीएनबी है। और जो विजय माल्या और मेहुल चौकसी ये सब देख रहे हैं वो इसी कारण से फंसे हुए हैं। एलओसी जाके पीएनबी से लिखवा लेते हैं, और इसके लिए जानते हैं लिखवाएंगे तो इसके लिए एसेट्स होना तो जरूरी है नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटीज, इसलिए दिक्कत आ जाती है। बाद में पेमेंट नहीं करते हैं, देना पड़ जाता है पीएनबी को, इसलिए ज़्यादा परेशानी आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है an identifiable group of people contribute their efforts towards attainment of goals is called organization। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन है। तो सही है, संगठन यही है कि 4 लोग मिल करके संगठित होकर के काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे और गोल को पूरा करेंगे, राइट। नेक्स्ट है इन ए ब्रॉडर सेंस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर प्रेजेंट इन द गिवन इंडिविजुअल। जो भी फैक्टर हैं, कारक, उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन ऐसे समझिए, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, मेन
पहली बात की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध होता है। ओके, इसमें किसके पास अथॉरिटी होगी, किस पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा संबंध किसका होता है, मैन टू मैन, मैन या वर्कर लिख लीजिएगा, वर्कर भी कह सकते हैं, वर्कर टू मशीन, मशीन टू मनी, कुछ भी इस संबंध बता रहा होता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या संबंध है, यही इस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स गिव द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सही बात है, जिससे ये नहीं पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पढ़े थे, इसी को कहा जा रहा है। द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स गिव वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट। तो ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इसी को बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ये ओके पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नो। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग स्मॉल साइज, और उसमें से स्मॉल सैंपल लिया जा रहा है, आपके लिया गया स्मॉल सैंपल, इससे ड्रा किया गया। द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट नॉर्मल, तो क्या उससे लिया गया नॉर्मल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, नॉर्मल हो सकता है, राइट। ये सैंपल नॉर्मल हो सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है कि नॉर्मल ना हो, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। ओके, तो आप आंसर देख लीजिएगा, फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब जानते हैं कंट्रोलिंग टेक्निक पढ़े होंगे, मॉडर्न टेक्निक, तो एक सीपीएम होता है, एक PERT होता है, प्रोग्राम सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, ये जानते हैं यूएस नेवी के द्वारा लागू किया गया था ये सीपीएम, तो ऐसे दिया गया है। अब क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्या कहता है, लॉन्गेस्ट टाइम, किसी भी कार्य को करने के लिए लॉन्गेस्ट टाइम कितना लगेगा। ओके, जैसे अगर कोई आप काम करने वाले हैं तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम, उसी को क्रिटिकल पाथ मेथड कहा जाता है, राइट। तो यहाँ देख लीजिए रिकॉर्डेड टाइम कंप्लीट टास्क, एवरेज टाइम टास्क, लॉन्गेस्ट टाइम रूट ऑफ कंप्लीट, तो ये लॉन्गेस्ट वाला है। ओके, तो मैंने अभी बताया लॉन्गेस्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इंडिकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो सही बात है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंजिबल क्रिएशन होता है, जो दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है, राइट। ह्यूमन इंटेलेक्ट जो भी मानव की बुद्धि है वो इंटेलेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई आप सोच लीजिए, कोई थ्योरी सोच लीजिए, कोई डिजाइन सोच लीजिए, कोई बिजनेस गोल सोच लीजिए, कोई स्ट्रेटजी सोच लीजिए, तो वो क्या है आपका आईपीआर है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। नेक्स्ट है आईपीआर डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल्स, नहीं ये होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट, कट जाएगा। आईपीआर डज इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल राइट्स, ये दोनों आती हैं आईपीआर में, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट एंड रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द हाईएस्ट, ये कब होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टमेंट में कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है। ज्वाइंट वेंचर, दोनों लोग मिलकर के रिस्क लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, मान लीजिए किसी दूसरे को भेजे, दूसरा तीसरे को भेजा, उसको इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, ज़्यादा रिस्क है, कहीं डायरेक्ट पैसा लगा दीजिए आप, तो डायरेक्ट चीज़ तो डायरेक्ट है, सब आपको वियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हेल्पिंग द मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स लीगल रिक्वायरमेंट में सहायता करता है, इज द एप्लीकेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस, डेवलपिंग पर्पज, एडमिनिस्ट्रेटिव, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज, इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
द एजम्पशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये नॉट पूछा जा रहा है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी रिमेन द सेम, नो चेंज इन द सेल स्केल ऑफ प्रेफरेंस, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर नो चेंज इन द प्राइस गुड्स, ये क्या है, नहीं है, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स से कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी का। तो इनकम कंज्यूमर शुड रिमेन सेम होना चाहिए, नो चेंज इन द सेल ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट, ये सब होगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड 40 शेयर्स फॉरफिट कर लिया, 40 शेयर 10 रुपीज़ के थे, कोई 4 रुपये दिया था, पेड किया था, 6 रुपये नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या होगा, 4 रुपये दिया था, 6 रुपये नहीं दिया था, ओके, तो उसको हरण कर लिया गया। इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रेस्ट 8 रुपीज़ पर शेयर, और 8 रुपये में फिर से दे दिया गया किसी को, 8 रुपये ले लीजिए, दे दीजिए। व्हाट द मिनिमम प्राइस ऑफ द कंपनी मस्ट चार्ज। देखिए मिनिमम वो पूछा जा रहा है, जैसे 8 रुपये किया गया है, तो ये 7 भी किया सकता था, ये 6 भी किया सकता था, ये 5 भी किया सकता था, ये 4 भी किया सकता था, ये 3 2 ये कुछ भी किया सकता था कि नहीं। अब आपको बताना है कि मिनिमम इसमें से कौन लेना चाहिए था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना रुपये वसूल होगा, ये बताइए। कोई चीज़, इसका एग्जाम्पल से समझिए, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कि आप किसी को वादा किए थे कि हम आपको 10 रुपये देंगे, ओके, आपने 4 रुपये दिया, 6 रुपये नहीं दिया, ओके, और वो वस्तु दूसरे को दी जा रही है, दूसरे को, क्योंकि 6 रुपये आप नहीं दिए थे तो दूसरे वस्तु को दी जा रही है। अब ये बताइए, जो बेचने वाला है उसको कम से कम कितना मिलना चाहिए, उससे कम मिलेगा तो आपको टेंशन हो जाएगी। हमको कितना, 4 रुपये, जितना रुपये हम दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु ले रहे हैं, 4 रुपये दे दिए थे, 6 रुपये नहीं दे पाए, वो वस्तु कुछ दूसरे को दी जा रही है, और दी जा रही है, वो बोल दे कि नहीं हम तुमको 3 रुपये में देंगे, 3 रुपये में, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि कहेंगे कि जब उसी वस्तु को मैं 4 रुपये ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो तुम 3 रुपये में क्यों उसको दे रहे हो, कम से कम चाहे तो 4 रुपये का दो उसको, ये 4 रुपये से ज़्यादा का दो, तब हम नहीं बोलेंगे। मान लीजिए बोल देता कि 5 रुपये के देंगे, ओके, कहेगा तब भी ठीक है। 4 रुपये के देंगे तो भी ठीक है, एक तरह से चलो भैया 4 रुपये हमसे भी लिए थे, हमको नहीं दे, चलो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तुम 4 रुपये दूसरे को दे दो, तो भी ठीक है। लेकिन 4 से कुछ भी कम होगा तो आपको टेंशन हो जाएगा कि नहीं, तो 4 रुपया तो मैं ही दिया था, तुम मेरा ही क्यों हरण कर लिए, तब हमको ही दे दिए होते। कंपनी भी सोचेगी कि सही बात कह रहा है, कि जब 4 रुपया पर से कम पर देना है किसी दूसरे को, तो 4 रुपये तो इसी को दे दें, ओके, 4 रुपये दे ही चुका है ये ना, इसलिए तो 4 रुपये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा जितना पेड़ होता है, और इस एग्जाम्पल को एक बार और सोचेंगे आप लोग तो इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, ए कंपनी पर्पस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी। द कंपनी वांट्स टू मेंटेन ए पीवी रेशियो 25% इफ वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट 300, व्हाट इज विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी यदि पीवी रेशियो इतना कैलकुलेट करना हो। तो देखिए इसका सबसे इजी फार्मूला क्या है, लिख लीजिए, पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स और मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए पीवी रेशियो कितना है, 25 इक्वल टू सेल्स पता ही करना है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 300 डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऐसे, ओके, तो ये आ जाएगा 25 सेल्स इक्वल टू से 100 सेल्स आ जाएगा ना, 100। अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 सेल्स माइनस 30,000, ओके। इसमें 100 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 100 से इसमें मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 100 सेल्स को इस साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस हटाना है, माइनस माइनस हटाना है, जैसे माइनस
100 हो जाए सेल्स और प्लस 25 सेल्स हो जाए, ओके, इक्वल टू 30,000। तो माइनस हटाना है तभी तो घटेगा, तो माइनस हट जाएगा, इसमें से माइनस हट जाएगा, ये जो माइनस है, तो बच जाएगा 75 सेल्स 30,000 सेल्स इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 75, ओके। अब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ओके, 400 आ जाएगा, यही 400 आपकी सेलिंग प्राइस होगी, राइट। तो इसको देख लीजिए, पहले आप वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे पीवी रेशियो का, उसके वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की, उसको सेल्स कैलकुलेट करना है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सेल्स में, 100 से 300 में, उसके 25 सेल्स आ जाएगा, ये 100 सेल्स 30,000, 100 सेल्स 25 सॉरी ये 25 है यहाँ 25 सेल्स, ओके, 5 एक जैसा लग रहा है, ओके, 30,000 इसको कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ट्रेनिंग प्रोग्राम इवेल्युएशन, कैसे किया जाता है, सिंपल सा, इसमें फर्स्ट क्या होगा, रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड लर्निंग, ओके, थर्ड बिहेवियर और लास्ट में रिजल्ट, ओके, इस तरह से आप करते हैं, ओके। तो इसको याद रखिएगा, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सजेस्ट ऑफ स्टाफिंग करंट सीक्वेंसेस, तो स्टाफिंग के लिए क्या करेंगे, स्टाफिंग के लिए फर्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, पहले आमंत्रित करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन, आफ्टर दैट इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, काम के बारे में बताएंगे लोगों को, जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये काम है, ये ऐसे करना है, इंट्रोड्यूस कराएंगे सबसे, तो उसी को इंडक्शन ओरिएंटेशन कहता है, राइट। उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे कि जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद अगर नहीं कर रहा हो तो ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इस टाइप से आप मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स स्टेट कंज्यूमर आर इक्विटली बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट पुट इन द मार्केट प्लेस, तो ये क्या है, फुल डिमांड, ओके। इसको फुल डिमांड जब है तो कंज्यूमर तुरंत बाई कर लेता है, जब उसकी पूर्ण डिमांड है किसी वस्तु की। तो नेक्स्ट है है ए द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, यहाँ बोला जाए कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा ताकि बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल हो सके और प्रेडिक्टेबल से पूर्वानुमान अच्छा लगाया सके, तो सही बात है, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोमिस नॉट टू बी रेज टू द बैरियर कैन बी इम्पोर्टेंट एज लोअर वन, यहाँ पूछ रहा है कि प्रोमिस जो भी आप प्रोमिस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे चाहे ऐसे करेंगे, तो रेस्टेड बैरियर्स नॉट टू रेज ट्रेड बैरियर नहीं करते हैं, कैन बी इम्पोर्ट इन लोअरिंग वन, तो इसको महत्वपूर्ण है कि उसको कम किया जाए, बिकॉज द प्रॉमिस गिव बिजनेस ए क्लियर व्यू ऑफ दियर फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी, ताकि एक फ्यूचर मार्केट को अपॉर्चुनिटी को लिया सके, तो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन और सर्सर रीजनिंग दोनों सही है, राइट। सॉरी ये दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बारे में कही जा रही है, ये प्रॉमिस के बारे में कही जा रही है, दोनों अलग अलग बात कही जा रही है, राइट, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, देखिए इन रिक्रूटमेंट 2 टाइप से होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जानते हैं बाहर से सब कोई भी आ सकता है, इंटरनल मीन्स प्रमोशन, ऐसे समझिए प्रमोशन, ओके, प्रमोशन या ट्रांसफर, यही 2 चीज होंगी, या तो किसी व्यक्ति प्रमोट कर दीजिए या तो किसी का ट्रांसफर कर दीजिए उस पोस्ट पर, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है। पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कौन सी चीज़ है जो लाभदायक नहीं है, ओके। तो फर्स्ट देखिए स्कोप फॉर डिसेंटमेंट जीलियस एंड हैटन डिवाइडेड, अब देखिए मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है कोई वाई व्यक्ति है, वाई का ट्रांसफर अच्छे जगह प्रमोशन हो गया, एक्स का नहीं हुआ है, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बाहर से किसी को ला देंगे तो कोई जीलियस नहीं, तो ये पूछा बोला जा रहा है स्कोप ऑफ रिसेंटिमेंट
जीलियस, हार्टबर्न अवॉइड अवॉइड किया जाता है। टेंशन, जो दिल का जैसे हार्टबर्न मीन्स कि दिल से जिससे होता है ना कि टेंशन, उस टाइप का है कि दिल से दुख होगा। एक साल का दुख नहीं होगा कि बताइए हम तो काम कर रहे थे, हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। तो एक्सटर्नल से ये फायदा होता है, बाहर से बुला लीजिए, ये दोनों लोग खुश रहेंगे। मान बाहर से कोई जेड व्यक्ति आ गया तो ये दोनों लोग को प्रमोशन नहीं हुआ, तो सब दोनों खुश हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट, न्यू एक्सपीरियंस। तो अब जब बाहर से लाएंगे तो निश्चित रूप से न्यू प्रैक्टिस आएगा, न्यू टैलेंट आएगा, न्यू स्किल्स आएगा निश्चित रूप से, तो ये भी प्रॉफिट है। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बिकम ईजी। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी एक्सटर्नल से लाएंगे, हो सकता है इंटरनल रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक नहीं चल रही हो तो बाहर से लाएंगे कि नहीं भाई इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए सही है। गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड, तो ये इंटरनल में होता है कि जो गुड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको रिवार्ड दिया जाता है इंटरनल में। जैसे मान लीजिए कि वाई ने अच्छा काम किया, इसका प्रमोशन कर दिया, तो ये इसका रिवार्ड है, ये इसका एडवांटेज है। ओके, इंटरनल का, ना कि एक्सटर्नल का। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबल एरर का फार्मूला देखना है, क्या होता है 6745 ये। ओके, 1 - r² √n, तो √n ध्यान रखिएगा, √n होता है। ओके, होल n नहीं होता है, ये होता है, राइट। तो इसमें कुछ बताना नहीं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यहाँ पर बस ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूँ, उसी को खोजना है, उसी को सर्च करना, की पॉइंट यह है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, करंट अकाउंट में क्या होता है गुड्स सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट। ओके, गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है कि टोटल एक देश के नागरिक के द्वारा, ऐसे समझिए, एक देश के नागरिक के द्वारा कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी हो, लेन देन कितना हुआ है अन्य देशों के साथ, कितना अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, यही इसका डिफिनेशन हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक देश के नागरिक अन्य देश के नागरिकों के साथ होने वाले लेन देन को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, कितना लेना है कितना देना है। ओके, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। कैपिटल अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड, ओके, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो, फाइनेंशियल इनकम हो, ओके, इसको कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। ओके, उसी के पार्ट्स है। और मान लीजिए कि ये प्रोसीजर ही बनाने के लिए आ जाए, तो फर्स्ट ये निकलता है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, लास्ट पे एरर एंड ओमिशन, ध्यान रखिए, एरर एंड ओमिशन, भूल चूक चौथे पर, ये सीक्वेंस भी होता है, ध्यान रखिए। अब एक एक करके पढ़िए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए गुड्स एंड सर्विस की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन लीडिंग द चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट्स, देखिए फाइनेंशियल आ गया ना, फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी, ये क्या है फाइनेंशियल, क्या बताया था मैं, कैपिटल, राइट। नेक्स्ट है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्री रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्रीज। देखिए रेजिडेंट की बात है ना, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्री रेजिडेंट, नागरिकता की बात किसमें किया था, मैं किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्या था ना। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, केवल देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जा रही है, तो गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। Which one of the following is not advantage of this database management system? डाटाबेस इन्वर्टर सिस्टम के क्या एडवांटेज नहीं है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, शेयर डाटा, इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, हाई एक्विजिशन कॉस्ट, ये नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। ओके, डिसएडवांटेज है, मतलब अगर डाटा कहीं रखे हुए हैं और उस डाटा को रखने की लागत ज़्यादा हो रही है, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉफिट थोड़े है, ये तो लॉस है।
एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है, राइट। कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन, एक बताता है EBIT एंड EPS, सेल्स एंड EPS, PAT एंड EPS, सेल्स एंड EPS। ओके, तो ये किसके बीच में बताता है? ये रहता है सेल्स एंड EPS के बीच में, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको और पूछा जाए, मान लीजिए कि ये EBIT एंड EPS क्या है, ये फाइनेंशियल लीवरेज को बताता है। ओके, सेल्स एंड EPS ये तो ऑप्शन ही था, और ये सेल्स एंड EBIT क्या बताता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता ये कंबाइंड लीवरेज नहीं, पूछा जाता फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज में ये हो जाता सही। ओके, आपसे पूछा जाता ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ये सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, it database assist market segmentation, especially behavioral segmentation such as developing loyalty segment. ओके, तो डेटाबेस पूछा जा रहा है कि डेटाबेस जो बना रहे हैं, किसी डाटा मतलब ऐसे समझिए कोई डाटा है आपके पास कंज्यूमर से रिलेटेड, तो क्या करता है? मार्केट को सेगमेंट करने में, स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन करने में, सच एज लॉयल्टी सेगमेंट करने में, डेवलप करने में यूज होता है। तो सही बात है, किसी भी कस्टमर से रिलेटेड आपके पास डाटा है तो उस डाटा का यूज आप सेगमेंटेशन में, स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन करने में आप यूज करते हैं, तो सही है असर्शन। रीजन क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन असिस्ट फॉर एनालाइज ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस भी क्या करता है? एक एसेट करता है फॉर एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर को। ओके, तो ये दोनों सही हैं, राइट। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान रखें क्योंकि एक ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। देखिए बस पहले इसको समझिए, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, मिक्स्ड, बिहेवियरल। देखिए स्ट्रक्चर मीन्स पहले से प्लान होगा और पहले से बता दीजिएगा कि ये पूछा जाएगा, आप तैयार करके आइए। और ये कब किया जाएगा? जब ज़्यादा लोग होंगे तो सबको दे दिया जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स कुछ भी पूछा सकता है, जैसे वाइवा देने जाते होंगे तो कोई निश्चित नहीं रहता है, कुछ भी पूछा सकता है। ओके, चाहे IAS का इंटरव्यू होता है, PCS का होता है, उसमें कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी। मिक्स मीन्स दोनों का, और बिहेवियरल मीन्स व्यवहारिक। ओके, अब इसी को देखना है कहाँ पे है। ये रियलिस्टिक अप्रोच यील्ड्स कंपेरेबल आंसर प्लस इन डेप्थ इनसाइट। तो देखिए कंपेरेबल करना है प्लस इन डेप्थ इनसाइट करना है, तो ये मिक्स्ड है, राइट, मिक्स्ड करना है। ओके, नेक्स्ट है यूजफुल टू अंडरस्टैंड एप्लीकेंट रीजन एंड एनालिटिकल एबिलिटी टू अंडर मॉडेस्ट स्ट्रेस। देखिए रीजनिंग यूजिंग पता करना, एनालिटिकल एबिलिटी पता करना, ये क्या है? ये रियल में है स्ट्रक्चर्ड, राइट। नेक्स्ट है यूजफुल वैलिड रिजल्ट स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट। सॉरी, ये लार्ज नंबर वाला ये एप्लीकेंट में होंगे, ओके, स्ट्रक्चर्ड में होंगे, राइट। नेक्स्ट यूजफुल व्हेन द इंटरव्यू ट्राइज टू प्रूव पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज व्हाई दे आर नॉट फिट फॉर जॉब। तो वो फिट फॉर जॉब के नहीं है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड। और ये स्पेशली व्हेन द डीलिंग, ये लास्ट वाला जो बचा था ये रीजन एनालिटिकल एबिलिटी अंडर मॉडेस्ट स्ट्रेस, ये बिहेवियरल है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या था? ये मिक्स्ड वाला था, यूजफुल स्टैंड एप्लीकेंट रीजन एनालिटिकल एबिलिटी, ये था बिहेवियरल। यूजफुल फॉर वैलिड रिजल्ट स्पेशल व्हेन डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, स्ट्रक्चर्ड, लार्ज नंबर आ गया तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी जल्दी आप कर पाएंगे। इस तरह से सोचना है। यूजफुल व्हेन द इंटरव्यू ट्राइज टू पब्लिक पर्सन, मतलब कैसे उसको यूजफुल नहीं होती, ये क्या जाता है अनस्ट्रक्चर्ड में। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड में जब जाएंगे तो बताएंगे नहीं आप इसके योग्य नहीं है, तो कुछ भी पूछा जाएगा। ओके, जैसे वाइवा देने जाते हैं तो देखिए होता है ना कि ऐसा कुछ पूछे जो आपको आता ही नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? कौन नहीं ट्रू नहीं है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ड्यू टू पेमेंट विथ ईयर्स शुड ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, सही है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ड्यू टू पेमेंट एवरी ईयर, एक साल में यदि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेमेंट करना है तो वो करंट लायबिलिटीज है, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटर न्यूमरस दैट सेल्स विल कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर। तो कॉस्ट ऑफ सेल बेटर न्यूमरेटर है, सेल्स ऑफ वाइल कैलकुलेट
स्टॉक टर्नओवर का, तो भी सही है। कन्वर्जन ऑफ डिटरमाइंड इनटू प्रेफरेंस शेयर विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। सही बात है, क्योंकि डेब्ट क्या बना जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा, क्योंकि तो इसलिए डिक्रीज तो कर ही जाएगा। डेब्ट डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो गया तो डेब्ट कम हो गया, तो इसलिए डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट है हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट। नहीं, यही गलत है, ये अपोजिट होता है। हायर प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट लोअर प्रॉफिट। ओके, ये सही है, इस बात को ध्यान रख रहे हैं, राइट। अपोजिट संबंध है, क्योंकि ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा हायर हो रहा होगा उतना दुख की बात है। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर गुड। देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फर्म इज देयर इनकर लॉस। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि एक्सेस कैपेसिटी प्रोडक्शन के पास है और फर्म लॉस में जा रही है तो एक्सेस कैपेसिटी उसके पास है, तो ओके, ये भी सही है असर्शन। देयर प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल, और उस कैपेसिटी लेवल, इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से बिलो प्रोडक्शन लेवल चल रहा होता है, ये भी सही है। ओके, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। Which among the following is not include 7 P's of the marketing mix by Booms and Bittner? तो पॉलिटिकल्स नहीं है, ध्यान रखिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन मैकर्थी के जानते ही हैं। तीसरा मतलब ऐसे समझिए प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस, ये 3 होते हैं 7। ओके, और 4 मैकर्थी हो जाएंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट है ए एंड बी पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म प्रॉफिट 3:2, they admit X partnership at 1/3 profit of the firm, the new profit sharing ratio A and B and X क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। क्या है, कोई भी प्रॉफिट आए, इसको कितना दिया जा रहा है 1/3, तो आप कुछ नहीं करना है। जो X को दिया जा रहा है ना, ये कौन सा है, X है, मान लीजिए X को 1/3 दिया जा रहा है, तो रेस्ट देख लीजिए कि रेस्ट कितना बचा है। रेस्ट ये बचा है 1 - 1/3, क्योंकि कोई प्रॉफिट एक ही के बराबर होता है, उसी को डिवाइड किया जा रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। 3 कैसे होगा, 3 × 3 - 1 2/3। ओके, इतना तो जानते ही होंगे, वो तो मैं बता दिया वैसे ही। ये करने के लिए इससे इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 3 से 1 में, और इसको माइनस कर दिया जाता है, तो 2/3 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो ये है शुरुआत ए एंड बी वाले, तो मान लीजिए ए का परसेंटेज कितना है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 3/5, 3 2 5 और 2/5 होगा। मीन्स ए का 3/5, बी का 2/5 ऐसे। अब देखिए ए का कितना है 3/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल, ये जो है 2/3 से जितना है। बी क्या करिए, बी कितना है 2/5, मल्टीप्लाई करिए 2/3 से, कितना आ जाए। और सी जो x है, x को कितना मिल रहा था 1/3। अब क्या करना है, इसी को बराबर बस करना है, 6/15, 4/15। ओके, और ये क्या है, अब इसको क्या करना है ना, अब जानते होंगे, इतना तो पढ़े होंगे कि ये लास्ट में जो डिनोमिनेटर है ये 15 है, 15 है, और इसको भी अगर नीचे 15 कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रेशियो मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 15 मान लीजिए करना है, पहले 15 लिख दीजिए। तो 3 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अब इतना बताया नहीं जाता, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 5 से भी कर दीजिए, ये 5, यही आपका रेशियो हो जाएगा 6 4 5, तो जो भी आएगा 6 4 5 सही हो जाएगा। ओके, अब इतना इजी बताया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी यही मैं सोचता हूँ ना कि कहीं कुछ और ज़्यादा बता दीजिए, कहीं कुछ और बता दिया जाए। इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, राइट। अब कोई ये सोचेगा कि ये कहीं पेपर में सब कुछ बता दीजिए तो कई घंटे का पेपर बनेगा, समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अंडर सेक्शन 194 IV इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल HUF हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट एडिट की जरूरत नहीं है 44 सेबी के अनुसार। हु रिस्पॉन्सिबल पेइंग द रेजिडेंट एनी रेंट, रेंट पेड कर रहा है शैल डिडक्ट इनकम टैक्स,
यूज एनी लैंड बिल्डिंग बोथ आर रेंट एक्सीड, यहाँ क्या है 50,000। ओके, ये ध्यान रखिए अभी तक है। यहाँ सिंपल से जो मैं क्रक्स पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। क्रक्स पॉइंट ये है कि यदि आप ऑडिट नहीं कराते हैं अपने खाते का, क्योंकि आपका ज़्यादा इनकम नहीं है इसलिए नहीं ऑडिट कराते हैं, लेकिन 50 लाख जैसे टर्नओवर की होती है, 50 लाख ज़्यादा हो जाए तो करना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए 50 लाख से कम का ही है, लेकिन आप कोई हाउस रेंट लिए हैं, कोई ऐसी चीज़ ली है रेंट दे रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा, तो ऑडिट करना पड़ जाएगा। वो 50 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी, 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, उसी को बताया जा रहा है। यदि आप आप बताइए किसी को 50 रेंट दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा ना होगी। आप सोच के देखिए 50 रेंट कौन दे रहा होगा, जिसकी सैलरी नहीं होती उतना आप रेंट दे रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप गलत कुछ कर रहे हो सकता है अपने घर में रहते हो रेंट दे रहे हो 50,000 ताकि 6 लाख रुपया 1 साल का हमको टैक्स फ्री हो जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट जानती है कि गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कहती है ऑडिट कराइए। ओके, नेक्स्ट है in which of the following forms workers participate in the management is the role of the workers council not just advisory but management is under a moral obligation to knowledge accept implement unanimous decision of the council। इस काउंसिल में वो केवल पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो डिसीजन में भागीदारी लेता है, सब कुछ देखता समझता है, तो उसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव, डिसिसिटिव, एसोसिएटिव उसको कहा जाता है। ओके, और केवल भाग लेता है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है ना लिखने वाला एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए सब ओब्लिगेशन मोरल ऑब्लिगेशन है उसके पास, ये मोरल ऑब्लिगेशन ना होता है तो क्या होता कंसल्टेटिव मीन्स केवल सलाह दे रहा है, कंसल्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है, उसकी बात मानने जा रही है, लेकिन ये कंसल्ट नहीं कर रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि उस बात को माने इम्प्लीमेंट करे, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए एसोसिएटिव पार्टिसिपेटिव हो रहा है। सहचर, ओके, इसको क्या कहता है सहचर, सहचर लिख लीजिएगा। ओके, Which one of the following is not true for introducing multiple brands in a category? तो क्या ट्रू नहीं है यदि मल्टीपल ब्रांड आप रखते हैं तो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आप जानते हो लक्स, पियर्स, सब एक ही कंपनी है, लेकिन देखिए अलग अलग ब्रांड है, लगेगा कि लक्स दूसरी कंपनी की है, पियर्स दूसरी कंपनी की है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, है एक ही कंपनी के, अलग ब्रांड होने से क्या फ़ायदा है, यही पूछा जा रहा है। अट्रैक्टिंग कंज्यूमर सीकिंग वेराइटी हु मे बी अदरवाइज हैव स्विच टू अनदर ब्रांड, तो यहाँ पूछा रहा है कि और अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को जो हो सकता है कि स्विच कर जाए दूसरे ब्रांड पे चले जाए, तो इसलिए अलग अलग ब्रांड रहने से फायदा है। सही बात है। यील्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मार्केटाइज एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको भी फायदा होता है। इंक्रीज सेल्फ प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंड्स इन द स्टोर, इंक्रीज सेल्फ प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंड्स स्टोर करता है। डिक्रीज इंटरनल कंपटीशन विद द फर्म, देखिए ये नहीं है, डिक्रीज इंटरनल कंपटीशन विद इन फर्म, फर्म के अंदर कंपटीशन डिक्रीज करता है, ये नहीं है, इंटरनल कंपटीशन डिक्रीज नहीं करता है, वो इंक्रीज ही करता है। जैसे मान लीजिए 2 फर्म है, 3 फर्म है, ए बी सी, तो इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा ना, मान लीजिए लाइव हुआ है या पियर्स है या लक्स है या कोई और उसमें है, तो इसमें कंपटीशन बढ़ता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था डिक्रीज होना चाहिए था, राइट, डिक्रीज इंक्रीज। ओके, इंक्रीज इंटरनल कंपटीशन विद द फर्म, फर्म के अंदर कंपटीशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्ट इन द एस्टेब्लिश व्हिच, क्या क्या है आईवीआरडी और आईएमएफ, याद रखिए लाइफ टाइम। सोते हुए भी कोई पूछे कि ब्रेटन वुड्स के 2 पुत्र कौन कौन से हैं, आईएमएफ और आईवीआरडी, आईवीआरडी सॉरी आईएमएफ और आईवीआरडी सही हो जाएगा, राइट। अब ये सब गलत हो रहा है तो समझिए कि बहुत दिक्कत है, तो अब समझिए कि कुछ नहीं, कोई आप तैयारी है समझिए कि ओके, जो सब सही करेंगे वो गलत करेंगे, दिक्कत है ना, इसलिए प्रीवियस पेपर किस हिसाब से पढ़िए उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है एनपीए, एसएलआर, रेपोरेट, सीआरआर, तो आप जानते ही होंगे, ये तो एनपीए है, जो कोई बैंक लोन दिया है, लोन 90 दिन के अंदर में ना, मतलब 90 दिन हो गया और ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट रिटर्न हो रहा है, तो उसको एनपीए कहा जाता है। एसएलआर जो बैंक अपने पास लिक्विडिटी रख रहता है। रेपो रेट रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है रेपो रेट है। सीआरआर है जो बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई को रिजर्व रेशियो देते हैं रखने के लिए, कैश रखने के लिए देते हैं, रेशियो के अनुसार कितना आपके पास रहेगा।
ओके, उसको सीआरआर कहा था। अब इसी को देखिए, द परसेंटेज डिपॉजिट टू बी केप्ट आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में रखा जाता है, क्या है ये सीआरआर है। द रेट विच आरबीआई लेंड्स मनी कमर्शियल बैंक, ये रेपो रेट है, बताया अभी रेपो रेट का दर देता है। लोन्स एंड एडवांसेज नॉट पेड इन मोर देन 90 डेज, एनपीए है, अभी बताया। और द परसेंटेज नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज, कैपिटल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आ जाता है एसएलआर, एल है ना, एसएलआर समझ लेना है। कितना इजी हो गया। तो ओके, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा चीज़ें समझने में। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट नोन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ ए कैपिटल बजटिंग। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कौन चीज़ है जो आपको पता नहीं होती है। डिस्काउंट रेट, अमाउंट कैश इनफ्लो, अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये तीनों पता होता है। इसी को तो कैलकुलेट किया जाता है, इसी को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसलिए डिस्काउंट रेट पता नहीं हो, डिस्काउंट रेट ही तो आंसर है, इसको क्या कहेंगे, आंसर है ये। ओके, इन तीनों के आधार पर यही निकाला जाता है आंसर, और वही आंसर है। क्योंकि इंटरनल रेट रिटर्न का डिफिनेशन क्या है कि वह रेट जो प्रोजेक्ट की वैल्यू को जीरो कर दे, उसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। तो डिस्काउंट रेट ही तो जीरो करेगा उसको, इसलिए वो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है, to examine whether the company is pursuing the best opportunity with respect to the market, products, channels, or the purpose which one of the following types of marketing control। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट चैनल्स किस प्रकार से, ये सब देखना है कि किस प्रकार मार्केटिंग कही जाती है। एनुअल प्लान, प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेटजी कंट्रोल, एफिशिएंसी, तो इसको स्ट्रेटजी कंट्रोल कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, Which of the following are not included in the international liquidity। देखिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी में सब है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, गोल्ड रिजर्व, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास है, वो भी मान्य होगा, आप दे सकते हैं पेमेंट में। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, आपकी उधार लेने की कैपेसिटी क्या है, वो उससे भी कर सकते हैं। गोल्ड रिजर्व जो आपके पास है वो भी सब है। ओके, तीनों। नेक्स्ट है, ए ट्रेनिंग एड्स इन इनकरेज एंड अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग सहायता करता है क्या करने में, इनकरेज करता है, अचीव करता है सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो निश्चित रूप से जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका जो है कह सकते हैं क्या, आपका मोरल हाई हो जाता है, अरे हमको तो ये आता है, हमको ये आता है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होता है, ये सत्य है। इट हेल्प ए पर्सन हैंडल स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये प्रश्न हैंडल करने में स्ट्रेस टेंशन भी होता है, जैसे मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग मिलेगा तो काम करेंगे तो स्ट्रेस कम हुआ कि नहीं। लेकिन एक इसमें है कि रीजन ये प्रॉपर नहीं है, दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे क्यों लगा के करिए, क्योंकि क्योंकि या बिकॉज, जो इंग्लिश वाले होंगे बिकॉज लगा लें, नहीं तो क्योंकि लगा लें। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण व्यक्ति को सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मविकास और आत्म मतलब कि विश्वास और आत्म अस्तित्व के लिए ज़्यादा अचीव इनकरेज करता है, वृद्धि करता है, क्योंकि इट हेल्प इन परमानेंट हैंडल स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इसके लिए नहीं है। ओके, वो ट्रेनिंग होती है दूसरे काम के लिए, ये होता है दूसरे के लिए, वो होता है लेकिन ट्रेनिंग काम करने के लिए होता है ना रियल में। ये इसके थोड़ा होता है कि टेंशन हैंडल करना है, फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना है, इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप फ्रस्ट्रेशन हैंडल करिए, नो, किसी वर्क करने के लिए होता है। और ट्रेनिंग क्या होता है, मैनुअल होता है, मैनुअल हाथ से पैर से स्किल से करेंगे, राइट। नेक्स्ट, तो ये समझ लीजिए दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, मैच कराना है। अब देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है, एक एक करके समझ लीजिए। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन टर्मिनेशन जॉब। मान लीजिए कि आप काम कर रहे थे, आपको हटा दिया गया, उसका कॉम्पनसेशन मिल रहा था, क्या है, ये है सैलरी के स्थान पर मिलना, लीव ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा, एग्जाम्पशन ऑफ सब्सिडी लिमिट, प्रॉफिट, लीव ऑफ सैलरी, ये है प्रॉफिट। तो ये किसके लिए है, ए के लिए है, राइट। सैलरी के स्थान पर जो मिलेगा प्रॉफिट, उसी को कंपनसेशन कहा जाता है, क्योंकि सैलरी तो मिलेगी नहीं,
हट गए तो तब क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट है पेंशन रिसीव्ड बाय द विंडो ऑफ एन एम्प्लॉय। तो देखिए ध्यान रखे रहिए, अगर हमको पेंशन मिल रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पेंशन मिल रहा है, तो सैलरी की इनकम है, राइट। अगर मैं एक्सपायर कर गया, भगवान ना करके मैं मरूँ, ओके, मैं एक्सपायर कर गया और मेरी जो पेंशन है वो मेरी पत्नी को मिल रहा है, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, ये अदर सोर्स की इनकम होगी, क्योंकि उन्होंने काम थोड़े किया है, तो इसलिए अदर सोर्स की इनकम होती है। ओके, देख लीजिएगा अदर सोर्स इनकम कौन सी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, ये वाला। नेक्स्ट फॉरेन अलाउंस फॉर एंडरिंग सर्विस, तो फॉरेन कोई भी अलाउंस मिलेगा वो सब एग्जम्प्टेड है, तो फुली एग्जम्प्टेड टैक्स फॉरेन अलाउंस। ओके, विदेश में राजदूत जो भी होते हैं ना, सब टैक्स फ्री होता है। ओके, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो हॉस्टल अलाउंस का है एग्जम्प्टेड स्पेसिफाइड लिमिट कितना है 300 टू चाइल्ड। ओके, 600 रुपये पर मंथ, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच ए कमर्शियल अब्रॉड साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन अंडर टेलीविजन चैनल। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ दिखाया जा रहा है, तो रोड ब्लॉकिंग है। ओके, तो जो ब्लॉकिंग वाला है रोड ब्लॉक मीन्स ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, सब जगह वहीं आएगा। मैंने एक बार बताया था, जो लोग क्लास मेरी लगातार दिख रहे हैं, मैं बताया था कि इलाहाबाद में जब मैं पढ़ता था तो उस समय 1:09 बजे समाचार आता था, उससे पहले एक सप्तम क्लास की कोचिंग की प्रचार रहता था, हर जगह जहाँ लगा ये सत्यम क्लासेस सत्यम क्लासेस सत्यम क्लासेस चलता था। वो क्या क्या रोड ब्लॉक कर रहा है। ओके, हर जगह एक ही आ जाएगा संयोग से। तो यहाँ पर क्या है, मैच कराना है। अब यहाँ पर देखिए एफडीआई के समय बताया जा रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग बाय ए फर्म इन द होम कंट्री। ऐसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका एम है पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं करना है, बाय ए फर्म इन होम कंट्री, होम कंट्री में दूसरी कंट्री में करना है, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। ओके, कॉन्ग्लोमरेट मीन्स क्यों कि हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ जाकर करेंगे। ओके, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री एम टू सेल आउटपुट ऑफ द फर्म इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एम है फॉरेन कंट्री एम टू सेल आउटपुट ऑफ द फर्म इन डोमेस्टिक कंपनी, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम टू प्रोवाइडिंग इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल पता है वर्टिकल, जहाँ आ जाए वर्टिकल समझिए, तो वर्टिकल वाला कौन सा है, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, राइट। देखिए आउटपुट हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं, और ये हो जाएगा इनपुट में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, इसको ध्यान रखे रहिए, राइट। मतलब आउटपुट आगे जाता है तो इसलिए फॉरवर्ड है, रॉ मटेरियल पीछे होता है तो उसके बाद आउटपुट बनता है। जैसे मान लीजिए कि इनपुट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये बैकवर्ड की बात की जा रही है, ये फॉरवर्ड की बात की जा रही है, इसी से सही हो जाएगा, क्योंकि इनपुट को ही रॉ मटेरियल मान लीजिए है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वही आउटपुट में क्रिएट होता है, तो ये प्रोसेस है ना, तो ये बैकवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, उसी से आप सही कर सकते थे। नेक्स्ट है फॉरेन फर्म्स इन्वेस्ट ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर एसेट्स, तो ये क्या है, इनवर्ट एफडीआई है, कि जब आप चाहते हैं कि फॉरेन में जा करके हम उसका कैप्चर कर लें, इनवर्ट एफडीआई है, राइट। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी जो है लेस देन इम्यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन इम्यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। देखिए पहली बात तो इसको सिंपल करने के लिए तरीका क्या है, ये और ये किस लिए होते हैं, आय का प्रभाव देखा जाता है, और आय का प्रभाव देखने के लिए या तो इन्फीरियर गुड्स होगी या तो सुपीरियर होगी, पहली बात। अर्थात अब आंसर इसी दो में से होना है, ये भी क्लियर है, पहली बात। और इस दोनों के साथ क्रॉस इलास्टिसिटी और लेस देन इम्यूनिटी, ये क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, ये क्या होती है, ये होती हैं या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगी या तो सब्स्टिट्यूट गुड होंगी। ओके, दो ही गुड हो सकती हैं,
या कॉम्पिटिटिव गुड भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव जैसे यहाँ पर दिया है, ये तीनों हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक गुड हो सकती है, प्रतिस्थापक हो सकती है, प्रतिस्पर्धी गुड्स होता है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हमको इसमें देखना है इन्फीरियर और इसमें देखना है हमको कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब पहली बात। दूसरी, यूनिट तो ठीक है, जीरो में अगर आपसे पूछा जाए कि लेस देन जीरो में क्या समझ रहे हैं, तो माइनस नहीं समझेंगे, ऋणात्मक, निगेटिव समझेंगे कि नहीं? ओके, तो जीरो से कंफ्यूज मत होइए, इसलिए आप जीरो को निगेटिव समझिए कि अगर कोई कह रहा है कि जीरो से कम है तो इसका मतलब क्या है, माइनस नहीं समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन को फंसाने के लिए बस दिया गया है। बोला जा रहा है कि जीरो से कम है तो क्या होगा, जीरो से कम माइनस है। ओके, तो देखिए लेस देन जीरो, लेस देन, ये निगेटिव समझ रहा है, निगेटिव समझना है। ओके, तो अब देखिए अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा समझना। जब दो चीज़ जान गए तो क्वेश्चन कोई बचा ही नहीं। अब देखिए, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी मीन्स इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी है, अर्थात इकाई से कम इलास्टिसिटी है। तो इसका मतलब कि वो कौन से गुड्स है, ये गुड्स है सुपीरियर गुड्स, राइट। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो है, ऋणात्मक है, तो ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स। मीन्स कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, तो ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स के साथ होता है। बाजरा वाला एग्जाम्पल सुने होंगे, जौ बाजरा वाला। इन्फीरियर गुड्स डालडा और शुद्ध घी का है। इन्फीरियर गुड्स है कि जो ही धनी होंगे तो सोचेंगे कि अब डालडा ना खाएं, शुद्ध घी खाएं, तो इन्फीरियर गुड्स हो गया। ये सुपीरियर गुड्स। अब क्लियर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, यदि प्रतिलोच इकाई से कम है तो ये कॉम्पिटिटिव गुड्स है, और यदि माइनस है, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, ऋणात्मक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ओके, पूरक वस्तु। और मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे देता मोर देन, तो क्या करते, यहाँ पर कौन सी गुड आती है, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड आ जाती है। ओके, इसको याद रख रहे हैं, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मेलिंग, कैटलॉग, टेलीमार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती है, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में हम दिखा रहे हैं केवल, राइट, इसीलिए एग्जाम्पल डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि हम दिखा रहे होते हैं, राइट। एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द फोकस इन द कॉमन इंटरेस्ट, प्रमोशन ऑफ हार्मनी, common interest and harmony is the underlying assumption which of the following approach in the industrial relation। यहाँ पूछा जा रहा है कि एवरी बेनिफिट, सभी के लिए बेनिफिट, फोकस करना है कॉमन इंटरेस्ट और प्रमोशन हार्मनी पे, कि किस प्रकार के सभी को सामूहिक भावना से विकास किया जाए, सभी लोग मिलजुल करके प्रमोशन करें, इसका सभी को प्रॉफिट हो। तो ये क्या है, यूनिटरी अप्रोच कहा था इसको, राइट, इसको कहा था यूनिटरी अप्रोच, एक होकर के, राइट। नेक्स्ट है, The industrial policy 1956 has been promoted by which combination of the following development। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुआ तो उसको लागू करने के लिए कौन कौन से मतलब कि ऐसी रोल था जो कि उसको मोटिवेट किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लागू हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, 1950 में लागू किया गया, तो इसको लागू करने के लिए भी हुआ होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जानते हैं, 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, इसके लिए भी है। एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं है, ये इसके पीछे नहीं था, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत लो चल रही थी, क्योंकि अंग्रेज अभी छोड़े गए थे, आज़ाद हुआ था देश, तो इसलिए ये इसका मोटिवेशन नहीं था एक्सेलरेटिंग, राइट, उसको मोटिवेशन एक्सेलरेट नहीं किया रहा था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या 1 2 4 सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा, राइट, ये जैसे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई वजन 1995, याद रखिए 1995। ओम्बड्समैन की यूज किया जाता है जैसे कोई आप कंप्लेन करेंगे बैंक को, तो बैंक में ओम्बड्समैन कमेटी बैठाई जाती है, ओके, तो
वो लोग देखते हैं कि जो कंप्लेन आया है वो सही है कि नहीं। उसी को 1995 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ए फर्म आर एस रुपीज 40 lakhs, वेरिएबल 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 15 lakhs, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट आर 5 लाख, कंबाइंड लेवरेज ऑफ द फर्म। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब कैलकुलेट ही कर दे रहा हूँ एक बार में। देखिए कैसे कैलकुलेट होता है कोई भी लीवरेज, उसको समझिए। पहले सेल्स कितना है 40 लाख, 40 लाख तो लाख यहाँ समझ लीजिएगा, 40 में लिख दे रहा हूँ, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, लेस वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, तो कितना आ जाएगा 30 लाख, 30। ये क्या है कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें से लेस करिए फिक्स्ड कॉस्ट, कितना है फिक्स्ड कॉस्ट 15 लाख, कितना आ जाएगा 15। ये क्या आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया 15 लाख। अब इसमें से माइनस करिए, लेस क्या है ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 5 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख आ गए ये, ओके। ये क्या है ईपीएस या इसको कहते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, में से टैक्स नहीं दिया गया है, ये अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट अभी नहीं दिए, राइट। ये हो गया। अब आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज इसका कंट्रीब्यूशन बटा में सेल, सॉरी कंट्रीब्यूशन बटा में ईवीआईटी, ईवीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है ईवीआईटी मल्टीप्लाई बाई ईबीटी या ईपीएस कुछ भी। और कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईवीआईटी या ईपीएस, सॉरी ईबीटी, ईबीटी या ईपीएस। आगे अब देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें 30 और ईवीआईटी कितनी है 15, तो क्या आ गया 2, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया 2, ईवीआईटी कितना है 15 और ईपीएस ईबीटी कितना है 10, तो ये आ गया 1.5, राइट। कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है कंट्रीब्यूशन 30, ईबीटी क्या है 10, ये कितना आ गया 3। आगे सही चेक करना हो ये सही है कि नहीं, तो जानते हैं कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाई फाइनेंसिंग लीवरेज, ओके। तो देखिए ये कंबाइंड लीवरेज कितना है 3, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 2 और फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 1.5, ओके। आ गया कि नहीं 3 3, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए कितना इजी समझ में आ गया, इस तरह से आप करिए क्वेश्चन को, राइट। तो इसको मैं बता दिया, हमेशा का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रख रही है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। कॉर्पोरेशन इज कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कॉर्पोरेशन किसके द्वारा होता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा, राइट, ऑपरेट होता है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का फंक्शन कौन कौन सा नहीं, कौन नहीं है, कस्टोडियन कैश रिजर्व रेशियो, तो अभी मैं बताया कैश रिजर्व कस्टोडियन है वो रखता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांस लोन पब्लिक ये नहीं करता है। अब हम लोग के अकाउंट थोड़े होता है पब्लिक है उसमें, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ बैंक रिपोर्ट सब करता है, लेकिन ये नहीं करता है, क्यों, क्योंकि हम लोग अकाउंट वहाँ नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में 49 क्वेश्चन तक। फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज ए पार्ट मेजर प्रोग्राम ऑफ द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड टर्म्स लोन, वर्किंग कैपिटल, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट। ये पोस्ट शिपमेंट नहीं है, सब कुछ कर सकता है, टर्म लोन भी दे सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन दे सकता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस भी कर सकता है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इसलिए नहीं है कि आप ये बताइए कोई गुड्स यहाँ से अब फॉरेन के लिए जा चुका है तो अब कोई बैंक लोन देगा? कोई नहीं देगा। उससे पहले देगा, उसको बनाने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको माल को चढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए देगा। लेकिन जब यहाँ से जा चुका है उसके बाद कौन से लोन देना है? कोई लोन नहीं। इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक 49 क्वेश्चन हम लोग देखें। रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई थिंक निश्चित रूप से आप लोगों को इस क्लास से आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स हुआ होगा। यदि प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।